और आइए इस वक्त आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपको देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और अभी क्या आप वहां पर देख रहे हैं? जी प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? यस, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। इस समय मैं लीव के इलाके में हूँ, यूक्रेन में है, और पिछले 7 दिनों से हमने लगातार देखा है किस तरीके से लोगों की मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। 24 फरवरी को पहली बार जो रशियन ट्रूप्स थी उन्होंने यूक्रेन की सरजमीन पर अपना कदम रखा था। उसके बाद से हमने लगातार देखा है कि टैंक्स की मूवमेंट चलती जा रही है, और यहाँ पे भी लीव के इलाके में भी सुबह से कई बार मॉक ड्रिल हो चुका है, कई बार ऑल ऑफ ए सडन सायरन बज जाता है ताकि लोगों को तैयार रखा जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी इलाके में किसी भी वक्त रशिया जो है मिसाइल अपने दाग सकता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ रात जो है कीव के इलाके के लिए बहुत ही मुश्किल की रही है, मुश्किल की घड़ियां, क्योंकि मैं सुबह से आज जब आ रहा था मुझे 15 घंटे लग गए इस लीव के इलाके में पहुंचने के लिए। जहां तक पहुंचने के लिए अगर 4 से 5 घंटे लगते हैं, वहां 15 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिश बॉर्डर है वहां पे काफी टाइम लग जाता है कि यूक्रेन एंटर करने के लिए काफी चेकिंग होती है। उसके बाद लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की हमें देखने को मिलती है, जहां पे आने के लिए जो लोग हैं यहां से यूक्रेन से भाग रहे हैं। सिफर इलाके में बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ के रिफ्यूजी हो चुके हैं। बहुत ही मुश्किल की घड़ी चल रही है, जहां एक तो रशिया कह रहा है कि सिर्फ वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान करती हैं, डेथ की कहानी बयान करती हैं, डिस्ट्रक्शन की कहानी बयान करती है कि किस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, लगातार जो रशिया की अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो रशिया की स्ट्रेटेजी ये है, एक तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा वो जो ऑयल और नेचुरल गैस पाइपलाइन है उनको टारगेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को टारगेट कर रहे हैं। हमने देखा कि टीवी चैनल को किस तरीके से, और दूसरी ओर जो भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा, उसके एफर्ट्स को तेज किया गया है। अभी 3000 के करीब भारतीय जितने भी स्टूडेंट थे या नागरिक थे जो कि खार्किव या कीव या बाकी इलाकों में फंसे हुए थे, उनको निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। खासकर खार्किव का इलाका है जहां पे इस समय फाइट बहुत ज्यादा चल रही है। रशियन ट्रूप्स की जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा है। एक वजह की भारतीय स्टूडेंट्स का लगातार यही कहना है कि हमें खार्किव से निकाला जाए, और खार्किव से निकालने के लिए उनका ये कहना है कि रशिया से पैसेज की बात करें ताकि हम मॉस्को की तरफ जा सके, क्योंकि वही एक तरीका रहेगा, बहुत आसान रहेगा, क्योंकि खार्किव से होते हुए पोलैंड या किसी और कंट्री की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इस समय स्थिति देखेंगे, मैं सुबह से जिन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो कीव से आए या किसी और इलाके से आए हैं, वो कहते हैं कि हमें 4-5 रोज हो चुके हैं बिना बिजली के, पानी के, प्रॉपर खाने के, हम बेसमेंट में या तो बंकर्स में हम घुसे हुए थे और बंकर्स के अंदर ही रह रहे हैं। तो इस हालात में आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलातें होती हैं, और लगातार रशिया की तरफ से बमबारी होती जा रही है। आज की रात भी लगता है कि बहुत ही मुश्किल की घड़ी रहेगी जो कल की रात गुजरी है। लगातार देखा गया कि बैलिस्टिक, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो दागे जा रहे हैं, शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉम्ब्स मारे जा रहे हैं, और रशिया की तरफ से ऑलरेडी टैंक की मूवमेंट अगर आप देखेंगे, बहुत सारे इलाकों में टैंक की मूवमेंट भी दिख रही है। तो रशिया को जो लग रहा था शुरू में कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है कि हम कीव पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। जो उन्हें केक वॉक लग रहा था वो केक वॉक नहीं है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मिल रही है। आज सुबह मैं एक महिला से मिला, तो जो महिला हमारी बस में आई, तो मैंने पूछा कि आप कहां गए हुए थे, तो उन्होंने केक उठाए हुए थे, कहा कि मैं अपने जो फौजी जो लड़ रहे हैं उनके लिए मैं केक बना रही हूँ, कन्फेक्शनरी आइटम बना रही हूँ। यानी कि कई लोग भी अपनी यूक्रेन की फौज का पूरा शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक वजह है कि व्लादिमीर पुतिन की जो परेशानी है लगातार बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा था कि आने वाले दिनों में एकदम वो कब्जा कर लेंगे, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। मैं आपको लीव का मंजर दिखाता हूं। हालांकि यहाँ पे इस समय शांति है, लेकिन फिर भी बेचैनी का सबब आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ पे नॉर्मली अगर आप किसी भी टाइम पे इस स्क्वायर पे आएंगे तो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि भीड़ होती है, लेकिन आज ये खाली दिख रहा है। हर कोई शख्स चाहता है जल्दी से जल्दी अपने घरों में पहुंच जाए। सुबह से कई बार देखा है कि कई बार सायरन बजाया गया ताकि लोगों को एक मॉक ड्रिल कराई जाए, इन केस कोई अटैक होता है इस वाले इलाके में भी, तो लोग अपने घरों में जल्दी कैसे जाए। और उनसे लगातार कहा जाता है अटैक के टाइम सबसे पहले आप बंकर में घुस जाइए। दूसरा,
आप बेसमेंट में चले जाइए और जमीन के साथ अपना पेट लगा के लेट जाइए, क्योंकि वही एक तरीका, वही एक थंब रूल है जिससे आप अपने शेल से बच सकते हैं। क्योंकि लगातार फायरिंग और शेलिंग जो है इंक्रीज होती जा रही है। रशिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि में जो भी नागरिक है कि वो कीव का इलाका छोड़ के वहां से चले जाए। और दूसरी ओर भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा तो बहुत तेजी आई है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और नागरिक को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि 3 दिन पहले इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने 4 मंत्रियों को निर्देश दिए कि आप डिफरेंट इलाकों में जाइए, जैसे हंगरी, रोमानिया या आप पोलैंड चले जाइए और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहां निकालिए और सेफर अपनी जगहों पे पहुंचाइए। लेकिन कल अफसोस की बात यह है कि एक स्टूडेंट जो भारतीय नवीन, जो खार्किव में ग्रोसरी शॉप के बाहर कुछ खरीदारी कर रहा था, उस समय शेलिंग होती है, शेलिंग में वो मारा जाता है। लेकिन उस वक्त पे आप देखिए उनके पिताजी से जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, भारतीयों में यकजायता होनी चाहिए, एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला करना है। मुझे लगता है कि नवीन के पिताजी से हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त नहीं है सियासत करने का, ये वक्त है एक साथ होने का, मिलकर एक दूसरे की मदद करने का। मैंने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग वॉलंटियर जो एम्बेसी के साथ काम कर रहे हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी जानकारी प्रदीप दे रहे हैं। प्रदीप इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और वहां से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप, इसके अलावा ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप वहां पर लैंड हुए, आप कैसे बॉर्डर से यूक्रेन तक दाखिल हुए, किस तरह की मुश्किलात का आपने सामना किया, आपकी आंखों देखी क्या है, वो दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बार जब मैं यूक्रेन आने जा रहा था तो मैं जहाज पे था। उस समय कीव पे पहली बार हमला हुआ था तो हमें ईरान की एयरशिप से एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी वापस, लेकिन हमने भी ठान लिया था, क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत की टीम अनरिटन कमिटमेंट पे बिलीव करती है और वो अनरिटन कमिटमेंट हमारे दर्शकों के साथ है कि हर हाल में हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। तो यही एक वजह थी कि हम पोलैंड के रास्ते से कि यूक्रेन की तरफ आए और किस तरीके से हमने वहां पे जब आए तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही मैं आपसे जो पहले कह रहा था, जो जर्नी 5 घंटे लगते हैं उसमें हमें 5 घंटे के बजाय 15 घंटे लगे। हर चेक पॉइंट पे 2 से 3 घंटे के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि कतारों की कतारें गाड़ियों की हैं जो यूक्रेन के इलाका छोड़ के सिफर इलाके की तरफ जा रही है। हर जगह आपकी चेकिंग की जाती है, बहुत सारी जगह पे वो चेकिंग हो रही है। उस जमीन के जो इस वक्त युद्ध से गुजर रही है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, 7 दिन बीत गए हैं और जिस बात का जिक्र देखिए प्रदीप भी कर रहे थे कि तमाम एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो यही मान रहे थे कि 48 से 72 घंटे का यह समय होगा जिसमें शायद आपको युद्ध एक नतीजे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, दोनों में से एक पक्ष झुकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वो बेनतीजा रही है, दूसरे दौर की बातचीत जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन इन हालातों में क्या बातचीत हो पाएगी, ये सवाल भी अपनी जगह बना हुआ है। प्रदीप, आपसे एक बात मैं और जानना चाहूंगी, जब आप वहां पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स अगर आपको मिले हों या उनसे आपका एक इंटरेक्शन हो पाया हो, क्योंकि जितने इंडियंस यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज, पेरेंट्स, उनके लिए तो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके बच्चे कैसे घर वापस आएंगे। अभी भी 3000 के आसपास जो ये नंबर है भारतीयों का, स्टूडेंट्स का, वो भारत लौटे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जो कीव से बाहर तो है लेकिन यूक्रेन में फिर भी फंसे हुए हैं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। 16,000 के करीब जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हर एक के मन में एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा करने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज या किसी और कॉलेज में यहाँ पे आके दाखिला लेते हैं जब उन्हें एडमिशन भारत के किसी कॉलेज में नहीं मिलती है। तो यही वजह है कि यहाँ 16,000 के करीब थे, 3,000 को निकाला गया है। अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है इस समय एम्बेसी के सामने कि किस तरीके से उनको निकालना है, खासकर खार्किव के इलाके से। खासकर जो खार्किव के इलाके में जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पे रशियन ट्रूप्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। वहां पे देखा जाए तो टैंक मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे मिसाइल अटैक भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में बहुत मुश्किल हो जाता है एम्बेसी के वॉलंटियर्स को भी वहां पे जाना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो जज्बा जुनून है, जो बहादुरी का जो जज्बा और नमूना जो पेश कर रहे हैं